हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माय नेम इज शिखापुरी और हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन डेट। देखिए, राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन की मेंस की डेट आ चुकी है और अगर कौन सी डेट है तो देखिए, लॉ पेपर 1 के लिए 30/4/2022 मतलब 30 अप्रैल को आपकी डेट आ चुकी है। लैंग्वेज पेपर की भी बात की जाए, सेम डेट, दैट इज 30/4/2022। लॉ पेपर हमारा मई में चला जाता है। 1 मई को हमारा लॉ पेपर 2 का है, 1 मई 2022। एंड लैंग्वेज पेपर सेकेंड, दैट इज इंग्लिश ऐसे, हमारा 1 मई 2022। मतलब लैंग्वेज पेपर और लॉ पेपर 1 एक दिन और लैंग्वेज पेपर 2 और लॉ पेपर 2 एक दिन। ठीक है, तो अगर हम टाइमिंग की भी बात करें, हमारे पास कितना टाइम बचा है, तो मार्च के हमारे पास कुछ दिन बचे हैं और अप्रैल का हमारे पास लगभग सारा महीना है। ठीक है, तो हमारे पास 40 डेज तो हमारे पास है ही हैं। ठीक है, 38-40 डेज हमारे पास है ही हैं। अब इन 38-40 डेज में हमें किस तरह से तैयारी करनी है, वो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि किस तरह से, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमें याद रखने हैं ये इस टाइम पीरियड में, ये जो तैयारी हम कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टडी आईक्यू कोर्स के बारे में मैं बता दूं कि हमारा स्टडी आईक्यू का कोर्स, अगर आप राजस्थान जुडिशरी का आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। यू गाइज प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। हमारा कोर्स आप देखिए और उसमें आपको सारा का सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा और सारी वीडियोस हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने बनाई हैं आपको सारी की सारी वीडियोस में मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंटर जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो एक्स्ट्रा शीट। देखिए, आंसर राइटिंग तो करनी है और अच्छे से करनी है, फॉर्मेट बना के जाने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मेंस का एग्जामिनेशन होता है हमें फॉर्मेट बनाना होता है, ऐसा बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, इंट्रोडक्शन लिखिए, बॉडी उसकी बनानी होती है, उसके बाद कंक्लूजन। बट इस एग्जामिनेशन में क्या है, राजस्थान आपके साथ क्या गेम कर लेता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं देगा। ठीक है, तो उतने ही उसी शीट्स में आपको अपना काम करना है। ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन के टाइम होता था, लॉ के टाइम होता था कि हम लिखते जाते थे और शीट्स मांगते रहते थे। यहाँ पर नहीं, जज बनने जा रहे हो, टू द पॉइंट बात करनी है और अपने क्वेश्चंस को उस तरह से ही फ्रेम करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखते रहें, बिकॉज आपको आंसर शीट दूसरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर हम पैटर्न की बात करें किस तरह से हमारा एग्जाम चलता है, तो लॉ पेपर 1 हमारा मार्क्स आता है 100 मार्क्स का, लॉ पेपर 2 भी हमारा 100 मार्क्स का है, और इंग्लिश और हिंदी के बारे में बात करें तो 50-50 मार्क्स का हमारा इंग्लिश और हिंदी के बारे में है। इंग्लिश में हमारे में ऐसे आता है और हिंदी निबंध निबंध आता है। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स हमारे प्रॉपर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न है। अब देखिए, सिविल लॉ पेपर, दैट इज लॉ पेपर 1, कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम ये देख लेते हैं ताकि एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, सब्जेक्ट्स का रिवीजन होना तो ज़रूरी होता है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं ये आपको बहुत ज़रूरी होता है कि क्या एग्जाम आएगा। प्री तो आपने कर लिया, मेंस के लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है। और हम ये भी देखेंगे कि 2018 और 19 जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आया था। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है। तो देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट सबके सब सेम है, प्री जैसे आपने दिया था सारे सब्जेक्ट सेम है। आपके पास एक एक्स्ट्रा आ जाता है ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग, जो बहुत ही ज़्यादा मेंस का इंपॉर्टेंट पहलू होता है। आपको ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, जजमेंट राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से जजमेंट राइटिंग होती है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंस एग्जामिनेशन का। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 4 मार्क्स हमारे आए थे 2018 और 19 में। 4 मार्क्स इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन वहीं अगर हम सीपीसी की बात करें तो 19 मार्क्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा वेटेज। सीपीसी का हमेशा ही वेटेज ज़्यादा रहता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर प्रीवियस ईयर में इतना ज़्यादा जो वेटेज आया है तो इस साल भी वही आएगा, लेकिन कुछ हमको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा, ये जो एग्जामिनेशन है सीपीसी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रही है, और सीपीसी जैसे प्रोसीजरल लॉ है, तो उस तरह से हम भी इस तरह जो मेंस के लिए जब तैयारी करेंगे तो अपने मेजर सब्जेक्ट्स हमको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। सीपीसी हमारा 19 मार्क्स है। कॉन्स्टी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 6 मार्क्स आए थे 2018 और 19 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 13 मार्क्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 7। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कितना ज़्यादा वेटेज है। लिमिटेशन की बात करें 3, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो 6 मार्क्स। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में से आपको 10 मार्क्स आया था।
मतलब एक लोकल लॉ ने कितना ज़्यादा एज दे दिया है कि अगर बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे सोचा होगा कि लाइटली ले लिया कि बाकी तो मुझे आता है, इसको कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, तो उनके 10 मार्क्स देखो, 10 मार्क्स एकदम से चले गए। तो ये याद रखना होता है हमेशा कि लोकल लॉज आपको एज देते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। नेक्स्ट, आप अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करें तो 6 मार्क्स एंड ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग में से 10 मार्क्स का आया था। तो ये आपको पूरी की पूरी एनालाइज आपको करवा दी गई कि देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस के मार्क्स किस अकॉर्डिंग आए हैं, अगर हम 2018 और 19 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्रिमिनल लॉ पेपर जो हमारा है, लॉ पेपर सेकंड, वो कैसा, उसका क्या सब्जेक्ट है और कितने मार्क्स हमारे 2018 और 19 में आए थे। सीआरपीसी की बात करें तो 29 मार्क्स, बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है ये 29 मार्क्स, मतलब इस पर तो आपको बहुत अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, सीआरपीसी देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 4 मार्क्स, इंडियन एविडेंस एक्ट 15, यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट 15, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एनए, यहाँ पर नहीं आए थे इनके क्वेश्चन, बट इस साल आ सकते हैं, इस साल बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इस साल क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें 6 मार्क्स, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जजमेंट राइटिंग 20 मार्क्स, एंड आईपीसी की बात करें 19, फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट है आईपीसी का, मतलब सीआरपीसी के बाद देखा जाए तो आईपीसी का ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो वेटेज आपको समझ में आ रही होगी किस तरह से ये काम करता है। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 4 मार्क्स, इस तरह से क्वेश्चंस आए थे 2018 और 19 में, मार्क्स इतने इतने बने थे हर सब्जेक्ट के। तो ये आपको एनालाइज करना होगा, अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा कि मुझे अभी तक कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से नहीं आते। मेजर सब्जेक्ट्स आपने कर लिए होंगे, बट लोकल लॉ को भी नहीं छोड़ना है। आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, अपने क्वेश्चंस अच्छी तरह से बना लीजिए, फॉर्मेट एक पूरा तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इंग्लिश में ऐसे आता है, हिंदी में आपका निबंध आता है। ठीक है, अगर किस तरह से आता है तो एक लीगल एस्पेक्ट तो देखा जाता है, जर्नल एस्पेक्ट भी देखा जाता है। और प्लीज़ ऐसा मत करना कि इंग्लिश और हिंदी के ऐसे की कोई बुक लेकर बैठ गए, ठीक है, और बुक लेकर बैठ गए और डिट्टो उस बुक से आपने ऐसे कंप्लीट कर दिया। बिकॉज जो बुक आप लेकर बैठे हो दूसरा इंसान भी वही लेकर बैठा है, सारे स्टूडेंट्स वही बुक्स लेकर बैठे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक अपना ओपिनियन देना है। अपना ओपिनियन इन एसेज में आपको देना पड़ेगा। और लेकिन आप जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप जज बनने वाले हो, तो वो आपसे एग्जामिनर जो है आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक जनरल फैक्टर में चले गए और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपने नहीं देखा। अगर कहीं ना कहीं कोई लॉ लग जाता है, आपको लगता है कि यहाँ पे ये लॉ लग रहा है, प्लीज़ उसको इंक्लूड कीजिए अपने ऐसे में, अपने निबंध में। ठीक है, ये हमारी एक पैटर्न हमने समझ लिया किस तरह से एग्जाम आता है। नेक्स्ट देखिए, कंसेप्चुअल बेस्ड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है राजस्थान। ऐसा नहीं है आपको कहीं से बहुत ही टेक्निकल कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और कंसेप्चुअल बेस्ड। तो मतलब अपने टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर कर लो, रट्टा नहीं मारा होना चाहिए। प्री के लिए अगर मार दिया डायरेक्ट, वो तो प्री के लिए भी कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो टेक्निकल होते हैं, डेप्थ में आ जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। प्री के लिए भी नहीं मारना था, और यहाँ पे तो मेंस में तो कभी भी नहीं कि आपने बस बेरेक्ट को रट कर चले गए, बिल्कुल क्रैम करके चले गए। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अंदर की डेप्थ आती है, पता होना चाहिए क्वेश्चंस के बारे में, आंसर्स के बारे में, क्या लिखा है आपके सामने, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख कर जाइए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या एग्जामिनर की सोच है। अब अगर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात करें तो देखिए वो किस तरह की अप्रोच रखता है, वो देखना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो PYQ लगा लीजिए कि किस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा भैया, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए, आंसर राइटिंग्स होते हैं और ऊपर से आपको शीट भी नहीं मिलने वाली, प्रॉपर वर्ड्स के साथ आपको काम करना है, तो ये आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी यू हैव टाइम। ठीक है, आपका मेजर सब्जेक्ट्स आपके हो गए होंगे, अब बस काम करना है लिखने का, आंसर राइटिंग का। क्योंकि अगर इंग्लिश और हिंदी की बात की जाए तो उसमें भी आपको ऐसे और निबंध आ रहा है, लिखना ही है, तो आंसर राइटिंग पे काम करो और प्रैक्टिस करो। जितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप लगाइए और अपने पॉइंटर्स बना दीजिए, अपने एरियाज कवर कर लीजिए। अगर लग रहा है कि ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसका तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको फ्रेम करना ही करना है। ठीक है, और बाकी अगर कुछ लगता है कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साइनॉप्सिस बना लीजिए। मतलब एक अगर
क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है तो उसके आपके पास 7 to 8 पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए कि अगर बाई चांस इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया तो आई नो कि मुझे क्या लिखना है। एकदम से ब्लैंक हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है, ये सेशन है, ख़त्म होता है। देखिए हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस किए कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है एग्जामिनेशन की, और पूरा पैटर्न भी समझ लिया। 2018 और 19 के हमने मार्क्स भी जान लिए, ठीक है, कि किस तरह से मार्क्स आए थे सब्जेक्ट्स के। फिर से अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो देखिए कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरह से आपको काम करना है, टॉपिक के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक एक चीज आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए कि टॉपिक क्या बात करता है। क्वेश्चंस आपको अच्छे से आपके फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से होने चाहिए। नेक्स्ट PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे से लगाने हैं, ठीक है। अगर हम इंग्लिश और हिंदी की भी बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बुक्स पे रिलाय मत करिए। बुक्स पे एक ओपिनियन जान लीजिए कि ये बुक्स का ओपिनियन है, लेकिन अपना ओपिनियन आपको रखना पड़ेगा, लिबरल अप्रोच के साथ आपको लेकिन काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बायस हो गए, कि अपने ऐसे में आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ एक ही साइड के बारे में बात कर रहे हो, कि आप उसमें बहुत ही ज़्यादा झुकाव है आपका, उसी साइड को ज़्यादा आप रखते हो, उसमें बिलीव करते हो उसी फैक्टर में। ऐसा भी नहीं रखना चाहिए, ओपन माइंड के साथ आपका ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट यही है कि थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से एग्जामिनेशन करोगे। देखिए अब डेट आ गई है तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है कि अब डेट आ गई है, अब तो बस करना ही करना है क्रैक। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो जाए बस अगर आपने जितना भी टाइमिंग सोची है तो एक ब्रेक्स भी लेना ज़रूरी है, बट कंसिस्टेंसी बना के रखना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आंसर राइटिंग है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और उतना ही आपको वर्ड्स के बारे में पता लग जाएगा कि इतने वर्ड्स का मेरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कीजिएगा और आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।